मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है भाई? जब भी किसी वायर के अंदर से हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक हमारे पास करंट सोर्स ले लिया, एक रियोस्टेट ले लिया और एक वायर को स्ट्रेट करके और उसके साथ कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। और उसके साथ में एक हमारे पास कंपास ले लिया और कंपास को क्या किया, उस वायर के पैरेलली हमने अरेंज करके रखा। तो जैसे ही ओरस्टेड ने इस वायर के अंदर करंट फ्लो करवाया तो वो जो नीडल थी, कंपास नीडल, जो कि हमने पैरेलली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर के पैरेलली हमने अरेंज करके रखी हुई थी, उस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, तभी वायर जो हमारे पास कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन देगा भाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बैटरी को अपोजिट साइड में कनेक्ट कर दिया उसके साथ में, ठीक है। जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड था वहाँ नेगेटिव जोड़ दिया और जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव। अब जो वायर है हमारे पास, उस वायर में अब भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन अब जो करंट फ्लो करेगा वो पहले की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ओरस्टेड ने देखा कि मैं ये कंपास नीडल की जो डायरेक्शन थी डिफ्लेक्शन की, जो पहले डायरेक्शन थी, उसकी बजाय अब जो कंपास नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हुआ भाई, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा एक कंफर्मेशन सा हो गया कि भाई कहीं ना कहीं जब भी वायर के अंदर हमने करंट फ्लो करवाया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब उसकी डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उनमें से देखो पहला है हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। तो एम्पियर का स्विमिंग रूल क्या कहता है, इमेजिन ए मैन हु स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ फेसिंग ए मैग्नेटिक नीडल kept under him such that current enter his feet, then the north pole of the needle will deflect towards his left hand, मतलब towards west, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मान लेते हैं कि एक कोई इंसान है वो तैर रहा है, ठीक है। तो तैर रहा है तो हमने मान लिया कि जिस डायरेक्शन में वो तैर रहा है तो उसके पैर से सिर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसकी पैरेलल ही हमने एक मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है। तो जब सिर से मतलब उसके पैर से सिर की तरफ है, अगर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो नीडल है या जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी किधर, वेस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स इज लेफ्ट हैंड, वेस्ट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये कहता है एम्पियर स्विमिंग रूल। उसके बाद है मैक्स वन कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल भाई कहते हैं भाई, तो राइट हैंड स्क्रू रूल देखो ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा आपके, जब भी कहीं भी किसी भी केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करना भाई, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। तो देख लो, देखो क्या होता है, बताता हूँ आपको। इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू is in the direction of current through a linear conductor, then the direction of rotation of screw give the direction of magnetic line of forces around that conductor। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन में आपको करंट फ्लो कर रहा है, मान लो किसी भी वायर में नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप करंट की डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो राइट हैंड ले लीजिए आप, ठीक है। राइट हैंड का जो अपना अंगूठा है उस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखिए। जैसे इधर करंट है, पहले वाले केस में ऊपर की तरफ करंट है, तो ऊपर की तरफ आप राइट हैंड का थंब ले करके और अपनी जो उंगलियां हैं
उनको क्लोज कीजिए, ठीक है, हाथ से मुट्ठी बंद कर दीजिए। तो उससे होगा क्या, अपने हाथ को जब क्लोज करेंगे तो देखो, जब अंगूठा ऊपर लेंगे, मान लिया उंगलियां इस साइड में है और आप इसको क्लोज करोगे तो उंगलियों की डायरेक्शन इधर आएगी। तो ये जो उंगलियों की डायरेक्शन आएगी ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगी हमें, ठीक है। अंगूठा ऊपर की तरफ रखेंगे तो उंगलियां क्लोज करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इधर से इधर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी बात कर लो, दूसरी क्या देखें, सेकंड केस जो हमारे पास गिवन है उसमें क्या है, जो मैग्नेटिक या करंट जो है वो ये कह रहे हैं कि नीचे की तरफ है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ करंट जा रहा है। तो नीचे की तरफ जब थंब रखेंगे और उंगलियों को क्लोज करेंगे तो हमारी उंगलियां इस साइड से इस साइड की तरफ क्लोज हो जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज होंगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लोज होंगी तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात और बता देता हूँ आपको यहीं पे, कि ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, चलो वो बाद में ही देखेंगे उसको। यहाँ पे है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल भी वही है अभी, ठीक है। अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में रखिए। तो हमारी जो फिंगर हैं जब इसको क्लोज करेंगे तो ये फिंगर क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है बायो सावर्ट्स लॉ। बायो सावर्ट्स लॉ क्या करता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ा तुड़ा कैसा भी वायर है, उसके अंदर से कोई करंट फ्लो कर रहा है। अब उस वायर से कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x या r डिस्टेंस के ऊपर कोई p पॉइंट पे कोई हमारे पास क्या है, पार्टिकल रखा हुआ है। अब उस पार्टिकल पे इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बायो सावर्ट्स लॉ कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस। तो हमने क्या किया भाई, देखो ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है, वायर जो है वो कर्ल है, कभी किधर से मुड़ा हुआ है कभी किधर से मुड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको इनफाइनाइट छोटे 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 सारे के सारे बराबर बराबर जो इसको भागों में बांट लिया। तो इसको जब बराबर भागों में बांटा तो हमने क्या किया, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एक टुकड़ा लेंगे, dl लेंथ का एलिमेंट ले लिया। तो ये कह रहा है, डेफिनेशन क्या करे कि dl लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी ड्यू टू करंट I फ्लोइंग थ्रू द वायर एट ए डिस्टेंस p at a point p at a distance r from the element in the direction perpendicular to the is directly proportional to the current I। जो dB होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट I के। दूसरा जो एलिमेंट है जिसके वो प्रोपोर्शनल होगा वो होगा dl स्मॉल लेंथ एलिमेंट। साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड दैट कंडक्टर। तो साइन ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट लेंथ एलिमेंट dl, ठीक है। इन सभी को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और एक्चुअल में जब इन्होंने परफॉर्म करके देखा होगा तो मैथमेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट मतलब एक्यूरेट लाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज किया और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में या मतलब मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन को अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा की जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। आर यूनिट वेक्टर है ऊपर, आर यूनिट वेक्टर को आर वेक्टर में कन्वर्ट चाहे तो आर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो आर क्यूब की टर्म में ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है भाई,
देखो मैग्नेटिक फील्ड के केस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जहाँ पर भी हम बात करेंगे तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बताती है, डायरेक्शन क्या होगी, देखो जो डायरेक्शन जो डीबी की होगी वो क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा किस किस के बीच में, डीएल और आर के बीच में, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट में पहली वाली जो टर्म होती है हमारे पास उसकी तरफ है, मान लीजिए ये डीएल है ये आर है। ठीक है, तो डीएल की तरफ तो अंगूठा रखो और आर की तरफ अपनी उंगलियों को रखिए भाई। ठीक है, डीएल की तरफ अंगूठा रखिए, आर की तरफ अपनी उंगलियों को रखिए और अब उंगलियों को आप क्लोज करने की कोशिश कीजिए। तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में जाएंगी वो डायरेक्शन बताएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर है विच कैन बी डिटरमाइन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं एक बार फिर से आपको वो पैरेलल वाला डायग्राम दिखा। तो यहाँ पे देखो भाई डीएल तो ये है, ठीक है, और आर हमारे पास ये है। करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ही जा रहा है ना करंट। ये देखो यहाँ पे नोटेशन दे रखा है नीचे से ऊपर। तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अंगूठा तो उधर जाएगा, उंगलियां इधर आएंगी। ठीक है, अब इनको क्लोज करेंगे तो पहले तो उंगलियां इधर जाएंगी, ठीक है, और फिर घूम करके इधर आएंगी। तो जब वायर से राइट हैंड डायरेक्शन में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इस पेज के अंदर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, राइट हैंड साइड में हमारी जो फिंगर्स हैं जब हम इनको क्लोज करेंगे तो उनकी डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, और लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, देखो ये। ठीक है, तो ये होता है इनवर्ड पेपर के, जैसे हमारे पास बोर्ड है ये, तो बोर्ड के अंदर जा रही है उंगलियां तो इनवर्ड डायरेक्शन में, और इनवर्ड जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हम उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये क्रॉस और डॉट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। क्रॉस मतलब पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे डॉट है, डॉट मतलब आउटवर्ड, पेपर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, वही हमारे पास यहाँ पे गिवन है भाई। तो इट इज़ एमर्जिंग एट पी डैश, तो पी डैश पॉइंट जो था वो हमारा वायर के लेफ्ट हैंड साइड में था। तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो बाहर पेज से बाहर निकलती होंगी, निकलने वाली। ठीक है, एमर्जिंग लाइट होंगी, लाइंस होंगी भाई। ठीक है, और यहाँ पे वायर के राइट हैंड साइड में जो पी पॉइंट था वहाँ पे क्या होंगी, पेज के अंदर जाती हुई एंटरिंग लाइंस होंगी। तो एंटरिंग को क्रॉस से डिनोट करते हैं और एमर्जिंग को डॉट से डिनोट करते हैं। अभी आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। ठीक है, बायो-सावर्ट्स लॉ में बायो-सावर्ट्स लॉ में क्या था, हमारे पास एक वायर था जो कैसा भी था, ठीक है, स्ट्रेट ना होकर के, मान लो किधर भी मुड़ा तुड़ा था, तो उसको हमने स्मॉल डीएल लेंथ एलिमेंट में बहुत सारे तोड़ लिए और वो बन गया था किसी भी पी पॉइंट, स्मॉल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया हमने। ठीक है, अब ये है स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर है तो क्या किया हमने, कोई भी स्ट्रेट वायर ले लिया तो उसको करेंगे क्या, अब अगर ये इन्फिनिटी वायर है, ठीक है, इन्फिनिटी वायर भी हो सकता है, फाइनाइट वायर भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी वायर अगर हम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सेंटर से हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट, मान लो ए डिस्टेंस, जैसे वहाँ पे आर था तो आर ले लो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया हमने कोई भी ए डिस्टेंस के ऊपर कोई पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कहीं पर भी कोई डीएल लेंथ एलिमेंट ले लिया, वहाँ से इसको मिला लिया। मान लिया कि इस डीएल लेंथ एलिमेंट की वजह से, आर्बिट्रेरी कहीं पर भी ले लिया हमने डीएल लेंथ, अब इस डीएल लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो देखना चाह रहे हैं। तो डीएल लेंथ एलिमेंट इसके साथ मान ले एंगल बना रहा है कितना, फाई एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बन गया थीटा, ये डिस्टेंस है ए। ठीक है, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं।
तो बायोसावर्ट्स लॉ क्या कहती है कि डीएल लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर तो है नहीं, अब हम यहाँ पे आर तो ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो देखो इसको फाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम, तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ से, हमें चाहिए फाई की टर्म में। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्सटेंड किया है, ये वाला जो एंगल हमने मानना है ये फाई मानना है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे ऊपर इन्फिनिटी की तरफ तो ये एंगल बन गया कोई फाई 2, और इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल हमने मान लिया फाई 1, और फाइनल एक्सप्रेशन हम फाई 1 फाई 2 की टर्म में निकालेंगे, तो हम इसको फाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और एक्सप्रेशन है हमारे पास साइन ऑफ थीटा में। ठीक है, थीटा ये वाला एंगल है, तो इस ट्रायंगल से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू a बाई r। अब इसी ट्रायंगल में फाई की टर्म में ले लो, फाई ये एंगल बना रहा है, तो इस a बाई r फाई की टर्म में क्या एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस होगा इस साइन ऑफ थीटा की टर्म में इनका बात करेंगे तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में कोस ऑफ फाई या फाई की टर्म में बात करें तो ये ए हो जाएगा, फाई के लिए बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो a बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, कोस ऑफ फाई के बराबर हो जाएगा। यानी कि साइन ऑफ थीटा जो है वो कोस ऑफ फाई के बराबर हो गया इसी ट्रायंगल में। ठीक है, तो a बाई आर कोस ऑफ थीटा के बराबर हो गया, तो कोस ऑफ आर किसके बराबर होगा, a बाई कोस ऑफ फाई। ठीक है, इसी ट्रायंगल में ले लो टेन ऑफ फाई क्या हो गया, टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है ये l, बेस क्या है a, तो l बाई ए क्या हो गया, टेन ऑफ फाई, तो l बाई ए हो गया टेन ऑफ फाई। l किसके बराबर हो जाएगा, l हो जाएगा a टेन फाई। हमारे पास इक्वेशन में dl है तो इसको dl डिफरेंशिएशन कर दो, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो डी आई किसके बराबर, dl जो लेंथ एलिमेंट है वो क्या हो गया, a सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, r किसके बराबर है, a बाई कोस ऑफ फाई, a डिवाइडेड बाई कोस ऑफ फाई। साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस ऑफ फाई के इक्वल है। ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए हमारे पास, तो ये सारे की सारी वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट करेंगे तो देखो म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज़, आई एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, डी एल जो है वो किसके बराबर है, ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। आर किसके बराबर है, ए बाई कोस फाई, ए बाई कोस फाई, कोस ऊपर चला गया। ठीक है, और अगली बात देखो, एक टर्म और बच गया ना हमारे पास, क्या एल, एल क्या था, जब सारी टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर फाई से और ये कोस वाली टर्म्स जो है हमारे पास ये एक कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू जब पुट करेंगे कोस ऑफ फाई तो यहाँ पे कोस ऑफ फाई डी फाई बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टर्म आएगी ये डी बी की वैल्यू आ जाएगी। ये सब जब पुट करेंगे, आप नोटबुक में एक बार करके देख लेना इसको, तो देखिए क्या होगा हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कोस ऑफ फाई डी फाई डिवाइडेड बाई ए। तो ये तो क्या था, इस एलिमेंट डी एल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें चाहिए पूरे वायर की तरफ से, पूरे वायर की वजह से निकालेंगे तो क्या करेंगे, इधर मान लो इस पॉइंट तक एंड पॉइंट तक कोई भी एंगल बना रहा है, मान लो यहाँ पे फाई 1। ठीक है, और इधर आगे तक जाएंगे तो यहाँ पे बना रहा है फाई 2, तो फाई 1 से फाई 2 इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई 1 से फाई 2 तक इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। फाई 1 से फाई 2 तक जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली टर्म आ गई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप स्पेशल केस उसके डिस्कस करना चाहें तो स्पेशल केस में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास जो वायर है वो इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट वायर होगी
तो जो फाई 1 और फाई 2 होंगे हमारे पास, ये वाला था यहाँ से इस पॉइंट पे था कोई, तो फाई 1 का आ जाएगा कोई इन्फाइनाइट पे जाएगा, मतलब लगभग ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा तो बहुत लंबा वायर हो जाएगा, तो ये फाई 2 एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है, उस लास्ट एक्सप्रेशन में आप क्या कीजिए, फाई 1 फाई 2 की जगह पाई बाई 2 रख दीजिए। तो पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, μ0/4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाई ए। या 2 से 4 को कैंसिल करना चाहिए तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर एट एन आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ए आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, वही डीएल लेंथ एलिमेंट और आर रेडियस एलिमेंट जो है उनके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्ट बराबर आएगी भाई। राइट एंड स्क्रू रूल से आप बता दीजिए, डीएल की तरफ क्या करिए, अंगूठा रखिए, आर की तरफ अपनी उंगलियां को रखिए। उंगलियां जिधर पहले क्रॉस करेंगी, जिधर पहले टर्न होंगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो वैसे तो जिस फेज़ में डी आई और आर जो होंगे उसके परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि डी आई और आर जिस फेज़ के अंदर हमारे पास डी एल और आर एलिमेंट होंगे उस फेज के परपेंडिकुलर हमारी होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम एंटरिंग द प्लेन एट पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले वाले में ऊपर की तरफ है हमारे पास में करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इन्होंने थंब बता रखा है, देखो घुमा करके बताइए, देखो डायग्राम भी बना रखा है, ये देखिए। तो उंगलियों की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ठीक है, अभी तक तो स्ट्रेट वायर था, अभी पहले था बायो-सावर्ट्स लॉ में किसी भी शेप का वायर था। ठीक है, अब दूसरा था हमारे पास स्ट्रेट वायर, अब है सर्कुलर वायर। तो सर्कुलर वायर है, उसमें करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से किसी भी उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, अब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो इस वायर में देखिए आप, हमारे पास क्या हो रहा है, एक वायर है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे इसके कोई भी डीएल एलिमेंट ले लिया, इस वायर को, पूरे वायर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये हो गया डीएल एलिमेंट, डीएल 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 डीएल, ऐसे ऐसे बहुत सारे डीएल एलिमेंट की भी तोड़ दिया। तो मैं कोई भी 2 उठा रहा हूँ पहले फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो देखो यहाँ डीएल जो एलिमेंट है इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ होगा, ऐसे ही जहाँ पर भी तोड़ेंगे, जैसे यहाँ तोड़ दिया तो इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, मान लो यहाँ पे है, उसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे है, उसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ कोई एलिमेंट होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैंने 2 अपोजिट साइड के एलिमेंट उठा लिए, एक सी पॉइंट पे और एक डी पॉइंट पे, दोनों डीएल एलिमेंट। इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, करंट इधर बह रहा है, आर रेडियस इधर है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का ये कोई डायरेक्शन आएगी, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी, कहीं ना कहीं होगी। ऐसे ही सिमिलरली इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे आर की डायरेक्शन ये होगी, एल की डायरेक्शन ये होगी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो रिजल्टेंट कुछ नहीं आ रहा। तो उसको रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को 2 परपेंडिकुलर, मान लो ये जो एंगल था यहाँ पे ये एंगल फाई बन रहा था और यहाँ इसके परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि जिस प्लेन में आर और डीएल होंगे मैग्नेटिक, यानी कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, जिसमें वो लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा वो। तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री हैं, तो ये एंगल अगर फाई है तो यहाँ पे हमने जो इसको रिजोल्व करेंगे
तो ये इन दोनों के बीच का एंगल फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो एंगल हमारे पास बना वो क्या हो जाएगा, एंगल फाई हो जाएगा। तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो जिधर 5 एंगल बनेगा उधर तो cos थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा और परपेंडिकुलर में साइन ऑफ थीटा का कंपोनेंट आ गया। तो ये हो गया db cos ऑफ थीटा और इधर बन गया db साइन ऑफ थीटा इसकी वजह से। ठीक है, सिमिलरली इस मैग्नेटिक फील्ड को भी कंपोनेंट को रिजोल्व कर लो तो इसकी वजह से भी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ये साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ये डीएल एलिमेंट है, ये भी डीएल एलिमेंट है। बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहती है कि जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्यों कितना होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डीएल दोनों का इक्वल है, ये आर दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल होगी। तो ये डीबी कोस ऑफ थीटा, ये डीबी कोस ऑफ थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों कंपोनेंट की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो गया, डीबी साइन ऑफ थीटा प्लस डीबी साइन ऑफ थीटा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डीबी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है ना। ऐसे ही हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्ड, देखो मैंने पहले भी इसको ऐसे ही डिस्कस किया था, पहले इसीलिए बताया था कि देखो जैसे ये मैंने ये सी और डी 2 पॉइंट उठाए हैं, ऐसे ही हर एक पॉइंट की कोरस्पॉन्ड अपोजिट पॉइंट होगा। इसके कोरस्पॉन्ड यहाँ होगा, इसके कोरस्पॉन्ड यहाँ होगा, इसके कोरस्पॉन्ड यहाँ होगा, मतलब हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्ड अपोजिट बिल्कुल परपेंडिकुलर में कोई कंपोनेंट होगा और उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो देखिए भाई जो हमारे पास बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहती है कि जो डीबी कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या था, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि हमने जो लेंथ एलिमेंट वो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने जो लेंथ एलिमेंट लिया है वो वेरी स्मॉल लिया है। तो बिल्कुल छोटा लेंथ एलिमेंट है तो वो रेडियस क्या हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर हम कैलकुलेट करके चलेंगे। तो उससे साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। द सेमी वर्टिकुलर एंगल आर टू द लूप इज फाई एंड एंगल बिटवीन आर एंड डी बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर द एंगल बिटवीन वर्टेक्स डी बी इज ऑल्सो फाई। ये हमने बता दिया था पहले। डी बी इज रिवॉल्व इंटू 2 कंपोनेंट, डी बी साइन ऑफ थीटा फाई और डी बी साइन ऑफ फाई। कोस थीटा जो फाई का कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट जो बचेगा हमारे पास वो सिर्फ साइन ऑफ फाई का कंपोनेंट बचेगा ड्यू टू करंट डी आई गेट एडिड अप अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक एलिमेंट जो स्मॉल एलिमेंट था उसकी वजह से क्या था, डी बी साइन ऑफ फाई, दूसरे की वजह से भी डी बी साइन ऑफ फाई। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा वो क्या करेंगे, ऑल ओवर द लेंथ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डी बी की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हमने 90 डिग्री पुट कर दिया था तो आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और इंटू साइन ऑफ फाई। इसका इंटीग्रेशन कर दो ऑल ओवर द लूप, लूप की लेंथ क्या है 2 पाई ए यानी कि 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इसकी डीएल लेंथ एलिमेंट जो होगा वो 2 पाई ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ फाई आर रिप्लेस टू मेजर द कांस्टेंट वेरिएंस। तो साइन ऑफ फाई जो होगा वो आप वहाँ से ट्रायंगल से मेजर कर सकते हैं। साइन ऑफ फाई की वैल्यू और आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो भाई आर हमारे पास ये है, आर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक्स है, ये ए है, तो आर किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगी आर की वैल्यू। और यहाँ से साइन ऑफ फाई किसके बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल में, फाई एंगल ये है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन ऑफ फाई किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ए, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये साइन ऑफ फाई की वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर देंगे भाई। ठीक है, आर की वैल्यू थी हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ फाई क्या है ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये वाली टर्म हमारे पास ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट कर दिया हमने, ये वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया, किसी भी लूप की वजह से किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ए पॉइंट के ऊपर
हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाली टर्म्स होंगी भाई। चलिए यहाँ पे छोड़ दो आप इसको, 4 पाई से 2 पाई 4 पाई को कैंसिल ना करो तो, और कैंसिल हो रहा है तो कर देना चाहिए भाई, कर दो तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। यहाँ पे कुछ स्पेशल केस है भाई। वहन एट सेंटर ओ, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। जब लास्ट एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, μ0I/2 ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। दूसरा स्पेशल केस क्या कहता है, द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द कोइल, मतलब ए जो है वो एक्स से बहुत एक्स जो है वो ए रेडियस ऑफ द, उसके जो हमने सर्कल लिया है उसकी सर्कल से एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके इसमें ए जो होगा वो नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो ए नेग्लेजिबल नीचे जो जहाँ पे एक्स प्लस ए है वहाँ पे ए नेग्लेजिबल हो जाएगा एक्स के कंपेरिजन में। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, अगर सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं तो देखिए ये कोई सर्कुलर लूप है, मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो इसमें से करंट ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर आप थंब की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे सर्कल बनाएगा ऐसा। ठीक है, और इस पॉइंट पे नीचे की तरफ होगी डायरेक्शन, तो यहाँ पे सर्कल उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में सर्कल की डायरेक्शन अलग होगी भाई। डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से आप निकाल सकते हो, जिसको राइट हैंड थंब रूल भी कह देते हैं। सर्कुलर लूप का ही एक स्पेशल केस है कि एट द सेंटर ऑफ द लूप, जब हमने अभी निकाला था मतलब एक्स 0 हो, एक्स जो हमने डिस्टेंस निकाली थी वो 0 हो सिर्फ, तो सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो डीबी क्या कहता है, बायो-सावर्ट्स लॉ ये हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना है देखो, रेडियस जो है वो सर्कल के साथ किसी भी पॉइंट पे अगर टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी, तो रेडियस के साथ में लेंथ एलिमेंट dl है वो क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो किसी भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से है ना ये dB, तो पूरे सर्कल की वजह से क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऑल ओवर द लेंथ, ऑल ओवर द लेंथ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dl की जगह क्या हो जाएगा 2πa, 2πa की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dB जो होगा μ0I/2 ऑफ a। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड due to circular coil at the center of that coil. Okay.